गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एक बार फिर टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज बैसाखी है। बैसाख के महीने का पहला दिन और इस त्योहार के ऊपर फसल को काट के सेलिब्रेशन किया जाता है। तो आज के दिन की शुरुआत अपन इस बात से करते हैं कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट की फसल को टाइमली काटना चाहिए। बैसाखी का ये संदेश आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से एक हम किसान बीज लगाता है, उसको पानी देता है, उसकी खरपतवार को निकालता है, उसमें कीड़े लगने से बचाता है, उसी तरह से हमें इन्वेस्टमेंट के सीड्स को टाइमली लगाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। तभी हम उस सीड से होने वाली फसल को, भाई एक दाने से मल्टीप्लाई होता है ना सब कुछ, उसी तरह हम एक सीड को इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे तो हमारा धन दौलत पैसा मल्टीप्लाई होगा। बैसाखी के दिन पूरे पंजाब के अंदर सेलिब्रेशन होता है और सेलिब्रेशन भांगड़ा करके किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं, आओ एक छोटी सी क्लिप भांगड़ा की देखते हैं ताकि सेलिब्रेशन का माहौल बन सके। जिस तरीके से ये भांगड़ा ड्रम बीट्स पे हो रहा है, ये तो भांगड़ा बहुत खूबसूरत बीट्स पे हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट ट्रम्प की बीट्स के ऊपर भांगड़ा कर रहा है। तो लेट्स सी कि ग्लोबल मार्केट की सुनामी के बाद में जियोपॉलिटिकल शिफ्ट क्या कहती है। एस्ट्रो फाइनेंशियल्स बाजार को किस डायरेक्शन में ले जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट स्क्रीन को एक बार वापस से डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आज मैंने ये स्क्रीन क्यों लगाई है। इस स्क्रीन में वर्ल्ड मार्केट के सारी फाइनेंशियल कैपिटल्स को एक ग्लोबल सुनामी, जो कि ट्रम्प की ट्रेड वॉर से आई है, उसने डुबो दिया। मैसिव अपस्विंग डाउन स्विंग, बाजार के अंदर रिसेशन का फियर, ग्लोबल मार्केट के अंदर उथल पुथल हो रही है। और ये सारी उथल पुथल हमने हमारे इस टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के वेरियस एपिसोड्स के अंदर आप लोगों को प्री वॉर्न करिए, होने से पहले बताइए। जिस दिन ट्रम्प ने ये टैरिफ लगाया था उससे पहले, और आप ये मान के चले कि मेरे सबसे पहले मैंने 2025 का जो एस्ट्रो टेक्निकल फाइनेंशियल डिस्कशन किया था वो होली वाले दिन किया था, मार्च के मिड में। तब मैंने आपको ये वार्न किया था कि यार ये अगले 1.5 महीने जो एस्ट्रोलॉजिकली उथल पुथल भरे हैं, इसके अंदर ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है मार्केट के इनसाइड की बाजार के अंदर बहुत ज्यादा मैसिव स्विंग्स आएंगी। तो एक एनालिसिस तो ये हो गया। अभी तक आप लोगों ने अगर टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल बट आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। कल चैत की पूर्णिमा थी, हनुमान जन्मोत्सव था, बजरंगबली का जन्मदिन था। बजरंगबली शेयर बाजार के अंदर आपकी समस्त मुसीबतों को दूर करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चिरंजीवी हैं भगवान राम के समय त्रेता युग से आज तक इसी धरती पे विचरित कर रहे हैं और सभी राम भक्तों को समस्त मुसीबतों से निकालते हैं, चाहे वो मुसीबतें कितनी भी छोटी या बड़ी हो। तो
बजरंगबली की आराधना और हनुमान चालीसा में मेरा एक वीडियो, उसका शेयर बाजार से क्या लिंक है इसी चैनल पे, और वो आप लोगों के लिए काम आएगा। बाजार में ऑपरेटर है, आगे वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको, ऑपरेटर बाजार को कंट्रोल कर रहा है। बुल रन स्टिल ऑन है, ट्रम्प सागा कंटिन्यू है। और हमें इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि शेयर बाजार को कंट्रोल कौन कर रहा है। इस पे मेरा एक डिटेल एनालिसिस वीडियो इसी चैनल के ऊपर है, उसको देखे बगैर शेयर बाजार के अंदर निवेश करने की गलती आप कतई ना करें। ये जो वीडियो मैंने आपको बताया है कि हु कंट्रोल शेयर स्टॉक मार्केट, इसको इस आंसर को ढूंढने में मुझे ऑलमोस्ट 30 साल लगे हैं, लेकिन अभी भी वो एग्जैक्ट वो आदमी पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा मैं, कर पाया हूं कि जो एग्जैक्टली इस बाजार को कंट्रोल कर रहा है। फिर भी ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी इंसाइट देगा। मार्केट के अंदर उछाल आएगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे एस्ट्रो फाइनेंशियली बाजार के अंदर तेजी लगती है। उसको अपन आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजी आज की तारीख में एक बड़ी बैट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्यूचर ऑफ फाइनेंस को बताती है। सबको ये बात पता है कि बाजार के अंदर फाइनेंशियल मार्केट है, हम प्राइस को देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट्स में देखते हैं, चार्ट में अगर हम देखते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आगे का चार्ट को किस तरह में प्रिडिक्ट करता है। लेकिन चार्ट, प्राइस चार्ट नहीं बनाता है, चार्ट बनाने वाले लोग कुछ और ही बैठे हैं, वो स्मार्ट मनी कहलाती है। स्मार्ट मनी चार्ट बनाती है, तो चार्ट को कभी भी डिस्टॉर्ट भी कर सकती है। और वो डिस्टॉर्शन कब होगा, वो टाइम प्रिडिक्ट करने की जो आर्ट है उसी को एस्ट्रो फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसका हम हमारे हम एक कोर्स भी कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर एस्ट्रो टेक्निकल फाइनेंशियल को आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को उस कोर्स के बारे में कोई डिटेल चाहिए तो वो मेरे इस नंबर 9829050188 में व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है। कोर्स डिटेल उसके साथ शेयर कर दी जाएगी। अगला बैच अप्रैल के एंड तक एक शुरू होने वाला है, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमने दो वीडियो अपलोड किए थे। पहला एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द 2025 स्टॉक मार्केट है, ये होली के दिन का वीडियो है। इसके अंदर हमने काफी डिटेल के अंदर 2025 के ग्रह गोचर्स को एनालाइज किया है। और उसके बाद में मैंने एक 13 दिन पहले, आज से लास्ट मंथ के एंड में, सूर्य ग्रहण के बाद में, क्योंकि इसके अंदर ये सूर्य ग्रहण का डेविल हॉर्न पैटर्न ऑलरेडी इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है, ये वीडियो अपलोड किया था अप्रैल और मई का 2025 के महीने में। एस्ट्रो फाइनेंशियल क्या इम्पैक्ट है, लंबा वीडियो है, डिटेल एनालिसिस है, उसको आपको इसी चैनल पे देखना चाहिए। ये मस्ट है हर आदमी के लिए। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि ये मजाक है, तो इसको देखोगे तो इसके अंदर जो चीजें हमने डिस्कस की थी वही चीजें बाजार में ऑलरेडी हो रही हैं। कल पिंक मून था, चैत की पूर्णिमा थी, फुल मून अलाइन विद द हनुमान जयंती, बैसाखी, ईस्टर एंड बॉकपोया। ये अमेरिका के अंदर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ में फुल मून की फोटो है, पिंक मून है। और इसमें ये रैबिट के साथ में ऐसा माना जाता है कि ये इशारा ये कर रहा है कि यहाँ से रिवाइवल आएगा, एक नई होप, नई बिगनिंग शुरू होगी। सालासर बालाजी आप लोगों के समस्त मनोकामना पूरी करें। सीकर के पास में बहुत जागृत हनुमान जी का ये टेम्पल है। और जय बजरंगी पवन सुत, श्री शालासर हनुमान, आदि शक्ति के पुत्र हैं, करे सबका कल्याण। बहुत बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत जागृत मंदिर है और समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। और इसको विजिट करना हर सनातनी के लिए मस्ट है। बैसाखी पंजाब के अंदर नई फसल काटने का दिन, भांगड़ा। लेकिन भांगड़ा तो इस समय ट्रंप के ट्वीट्स पे और ट्रंप की स्पीच के भरोसे चल रहा है। पिंक मून एक नई होप, नई बिगनिंग, नई उम्मीदें लेके आया है, और आप लोगों के जीवन में भी यही करें। 3 तारीख, 2 तारीख को ये टैरिफ इसने इम्पोज किया है ट्रंप ने, और उसको कहा है लिबरेशन डे। इस पे मेरा एक वीडियो इस चैनल पे है। उस दिन डाउ जोन्स एंड नेस्डेक ग्रीन में थे।
जब मैंने ये बोला था कि अगर ये टैरिफ इसने लगा दिया तो बाजार मैसिव डाउन स्विंग दिखाएगा। ये क्यों मैंने बोला था? क्योंकि 3 तारीख को मंगल कैंसर में जा रहा है। मंगल कहाँ चल रहा था? मंगल मिथुन राशि में चल रहा था, और मिथुन राशि से कर्क राशि के अंदर 3 तारीख को एंटर किया, जो कि मंगल की नीच की राशि है, डिबलेटेड राशि है, वहां पे वीक हो जाता है। वीक होते ही क्या हुआ? मंगल किस चीज का द्योतक है? मंगल वॉर का द्योतक है, कॉन्फिडेंस का द्योतक है, और देवताओं का सेनापति है। देव सेनापति अपनी नीच राशि में जाके डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब होंगे तो उससे क्या होगा? ऑल अक्रॉस वर्ल्ड ये नई किस्म की फाइनेंशियल वॉर को इनिशिएट करेंगे, और कॉन्फिडेंस खत्म कर देंगे। किसका? ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। कॉन्फिडेंस खत्म हुआ तो आपने उसका रिजल्ट देख लिया ऑलरेडी। 5-5, 6-6, 8-8% के स्टॉक मार्केट टूट गए। भाई ऐसा क्या हो गया? कोई ऐसी उथल पुथल तो हुई नहीं। जो सबको पता था, कल जो कंपनी कल तक आपके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, उसको आपने 15%, 20-20% नीचे बेच दिया। तो ये वॉलेटिलिटी, ये जो शेयर बाजार का कॉन्फिडेंस आपने लूज किया, ये इसलिए किया क्योंकि मंगल कैंसर में चला गया। और इसके कारण हिस्टोरिकली भी देखा गया है, जब भी मंगल डिबलेटेड होता है तो अनप्रिडिक्टेबल मार्केट स्विंग आते हैं। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड ऑलरेडी प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई है। ये इफेक्ट कब तक है? जून 7 तक। जून 7 तक मंगल इसमें रहेगा, इसलिए वॉलेटिलिटी रहेगी, और ये हेजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बताया था इसके अंदर कि नेक्स्ट जनरेशन वॉर मशीन है। नेक्स्ट जनरेशन वॉर मशीन क्या है? ये लड़ाई झगड़ा है ना, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट हो रहा है। कि मैंने तेरे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया, तूने मेरे ऊपर 100% ठोक दिया, तूने मेरे तेरे ऊपर 140% छोड़ दिया, इतना टैरिफ मैंने ठोका। लो एक काम करते हैं, अब हम आपके बॉन्ड्स को बेचना शुरू करते हैं। बॉन्ड मार्केट में उथल पुथल हो रही है। तो ये क्या है? नई किस्म की लड़ाइयां हैं। और ये लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मंगल पीसीज मीन राशि के अंदर 6 प्लैनेट एक साथ इकट्ठे हुए हैं लास्ट मंथ की 29 तारीख को। मार्च 29 को 6 प्लैनेट मीन राशि में, जो कि 12वीं राशि है, राशि ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और वहां से एक नई बिगनिंग शुरू होगी। ये उस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर कट बोला था, ये नई बिगनिंग ही तो है। कि लड़ाई हो रही है पूरी दुनिया में, और लड़ाई कहाँ हो रही है? सी रूट्स पे हो रही है। सारा ये ट्रेड वॉर क्या हो रही है? ट्रेड वॉर को मैंने क्या बोला था? इतनी ट्रेड वॉर होगी कि समुद्र के रास्ते होने वाला सारा व्यापार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही होने की भी ऑलरेडी, अभी कल कल मैं डाटा देख रहा था कि चाइना के जितने मेजर सी पोर्ट्स हैं, वहां से यूएस को जो भी एक्सपोर्ट होता था, उसके अंदर 50% से ज्यादा शिपमेंट्स कैंसिल हो चुके हैं। तो अभी तो रिपल इफेक्ट्स आने बाकी है इसके। और अल्टीमेटली, चूंकि चाइना अमेरिका के कंपैरिजन में, अमेरिका जितना चाइना को एक्सपोर्ट करता है, उससे कई गुना चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो वो इतना बड़ा बायर कहीं और से इकट्ठा नहीं कर सकता। तो देर सबेर आप ये मान के चलो कि इनमें सुलह होगी, और सुलह के फीचर देखने को मिल रहे हैं ऑलरेडी। वो क्यों होगी, ये अभी अपन एस्ट्रोलॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये दो वीडियो है जिसके अंदर पिछले महीने की होली वाले दिन लूनर एक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का स्टॉक मार्केट में बहुत भयंकर असर पड़ता है, क्योंकि इमोशंस को प्ले कर रहे हैं ना चंद्रमा। चंद्रमा इमोशन का कारक है, इमोशन को अप करता है। तो ये हुआ, और उसके ठीक 15 दिन के अंदर 29 तारीख को सूर्य ग्रहण हुआ। सूर्य ग्रहण, और वो भी सूर्य ग्रहण डेविल्स हॉर्न वाला। तो ये दोनों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 15 दिन के अंदर होने के कारण 1 अप्रैल से 29 मार्च के बाद क्या हुआ, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 13 दिन शेयर बाजार के लिए रोलर कोस्टर राइड है, और ये हमने हमारे इन दोनों वीडियो के अंदर आपको फोरवार्न कर रखा था। एस्ट्रोलॉजिकल मार्केट का कोरिलेशन क्या है? एस्ट्रोलॉजिकल मार्केट का कोरिलेशन इसलिए है क्योंकि सैटर्न ने क्या किया, 29 तारीख को एक्वेरियस से पीसीज में आया। ऐसा ये 2.5 साल बाद करता है। मेजर ट्रांजिट है। मेजर ट्रांजिट क्या करते हैं?
बाजार की दिशा को बदल देते हैं। हिस्टोरिकली एसोसिएट विद द इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग एंड पावर शिफ्ट। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिल रही है। भाई आज की तारीख में ट्रम्प के इस टैरिफ के अलायंस से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को सिंगल स्ट्रोक में उसने बदल के रख दिया। नए नए कोरिलेशंस हो रहे हैं, नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं, आपस में नए लोगों से दोस्तियां हो रही है। चाइना आज की तारीख में अलग थलग पड़ा हुआ है, और इसके कारण पूरे वर्ल्ड की पावर शिफ्ट हो रही है। तो मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, ये सैटर्न प्लूटो का कंजंक्शन है। 12 साल बाद के अंदर जुपिटर कहाँ आ रहा है? मिथुन राशि में आएगा 15 मई को। तो जुपिटर की साइकिल भी चेंज होने वाली है। जो करंट जुपिटर साइकिल चल रही है, जो जुपिटर इस समय वृष राशि में चल रहा है, ये एंड ऑफ वृष राशि है। इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो एक्सपेंशन फेज है जेमिनी के अंदर आने पे, और ये मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म लाएगी। तो इसका मतलब है अगला महीना पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर आपको बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि जुपिटर का है। जुपिटर के एक और ब्यूटी आ रही है। जुपिटर अब की बार अतिचारी स्पीड में है। वो 6 महीने में पूरी जेमिनी पार कर जाएगा, जो कि यूजुअली जेमिनी राशि को ट्रेवल करने में उसको 1 साल लगता है। और ट्रेवल करके कहाँ चला जाएगा? अपनी उच्च की राशि कैंसर में चला जाएगा। कर्क राशि के अंदर तो इस समय जुपिटर क्या है? उच्च अभिलाषी हो चुका है। अपने उच्चत्व की इच्छा लेके वो जेमिनी में जाएगा, तो जेमिनी को तो आप मान के लो बल्ले बल्ले होने वाली है। जेमिनी राशि के अंदर जुपिटर का आगमन, जेमिनी, जितने भी मेरे दोस्त जिनका जिनका लगन जेमिनी है या चंद्रमा जिनका जेमिनी में है, उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक ये ट्रांजिट रहेगा। और भारत की जन्म कुंडली में जेमिनी उसका सेकंड हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। क्या है? प्रॉस्पेरिटी का हाउस है, सेकंड हाउस है। और दूसरा क्या होता है सेकंड हाउस? सेकंड हाउस फैमिली मेंबर्स का होता है। तो मेरे को कोई शंका नहीं है कि भारत अपनी फैमिली बढ़ा ले। ये जो अगले 6 महीने में हो सकता है कि भारत की जियो पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज हैं वो बढ़ जाए, कुछ और नए नए एरिया भारत के मैप के अंदर शामिल हो जाए। हो सकता है कि फैमिली बढ़ जाए, कुछ कंट्रीज को भारत अपने छोटे भाइयों की तरह अपने अंदर मिला ले। तो ऐसा ऐसी संभावना है, चूंकि फैमिली वाले भारत की फैमिली वाले हाउस में जुपिटर आ रहा है, जो कि एक बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइन है। जुपिटर सोने को रिप्रेजेंट करता है, तो भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने की तरफ अग्रसर होगा। और ये अगले 1 साल के अंदर सोने के अंदर तेजी भी लेके आएगा। मरकरी रिट्रोग्रेड के कारण क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन होगा, और मेजर डिसीजन जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। तो वही देखने को मिल रहा है। मरकरी क्या कर रहा है? रिट्रोग्रेड था, तो उसने, ट्रम्प ने कह दिया एक दिन हम टैरिफ लगाएंगे, अगले दिन कह रहा है कि हम नहीं लगाएंगे। कभी कहता है कि हमने इसको, हम इसको बिल्कुल एंड तक लड़ते रहेंगे। अभी आज उसने 2 दिन पहले, जब उसने, जिस दिन बाजार के अंदर मैसिव रिकवरी आई, उसने पूरे वर्ल्ड के टैरिफ को 90 दिन के लिए डिफर कर दिया। कल बाजार बंद हो गया। बाजार बंद होने के बाद आज खबर आई है कि उसने चाइना से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड चिप्स को ड्यूटी फ्री कर दिया। उसके ऊपर जो टैरिफ लगा था वो टैरिफ हटा लिया। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मरकरी के कारण हो रहा है। मरकरी रिट्रोग्रेड है, मरकरी अपनी अपनी अलग ही दुनिया के अंदर मस्ती कर रहा है। तो ये सारे डिसीजन को अफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि मरकरी बुद्धि का कारक है। मरकरी किसको रिप्रेजेंट कर? चंद्रमा इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मरकरी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मरकरी रिट्रोग्रेड चल रहा है तो आपकी बुद्धि रिट्रोग्रेड चल रही है, और अक्रॉस प्लेनेट। और ये जो चीजें हैं ये 14 तारीख के बाद इंप्रूव होंगी। क्यों होंगी? अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। 29 मार्च को 6 प्लेनेट आए किसके अंदर? पीसीज राशि में। ये हजारों हजार साल में एक बार होता है दोस्तों, ये इतना बड़ा कंजंक्शन है। ये 6 प्लेनेट कौन कौन से थे? जो ये प्लेनेट थे, मरकरी, सैटर्न, वीनस,
और जुपिटर का चूंकि वीनस के साथ में कंजंक्शन एक्सचेंज था, इसलिए आप इसको पीसीज में मान लो। और मार्स इससे अलग था। सूरज और चंद्रमा बचे हुए दो प्लेनेट थे, और राहु। इस तरीके से ये छह प्लेनेट्स इसके अंदर कंजंक्शन में आए, और उनके कारण बाजार के अंदर एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी और न्यू अलाइनमेंट और न्यू शिफ्टिंग आई। क्या आया? जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। पीसीस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 12th राशि है, और एरीज के अंदर जो फर्स्ट राशि है इसके बाद आएगी वापस, उससे एक नई बिगनिंग होगी। तो अभी क्या हो रहा है वर्ल्ड के अंदर? ट्रेड, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बन रहे हैं। आरसी ईपी इमर्जेस वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है। 15 एशिया पैसिफिक नेशंस ने मिलकर इकोनॉमिक यूनिट बनाई है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया यूनिफाइड हो रहा है, और उसके कारण ये वर्ल्ड मार्केट को अफेक्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी की डिजिटल सिल्क रूट एक्सटेंड कर रहा है चाइनीज टेक टेक इन्फ्लुएंस को। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड चिप एक्सपोर्टर चाइना और ताइवान ही है। यूएस ने एक ट्रस्टेड नेटवर्क इनिशिएटिव बनाया है, जिसके चलते जो कंपनियां जो इनको वो ओके करेंगे, वही इंपॉर्टेंट चिप एंड अदर चीजें बेच पाएंगे। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग होगी। स्विफ्ट का जो डोमिनेंस है, ये स्विफ्ट क्या है? ये अकेला स्विफ्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मनी ट्रांसफर है उसको कंट्रोल करता है। और ये कहाँ से कंट्रोल होता है? ये अमेरिका से कंट्रोल होता है। इसकी डोमिनेंस को ये हटाना चाहते हैं। इसके चलते पूरे वर्ल्ड में कोई भी पैसा कहीं से कहीं भेजा जाता है तो वो स्विफ्ट कोड के थ्रू भेजा जाता है। तो इनको पता लग जाता है कि यार क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या नहीं। चाइना और रशिया ने एक अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम बना दिया है। इंडिया रशिया रूपी रूबल ट्रेड करने लग गए। और भारत का जो रूपी कार्ड है वो वर्ल्ड की कई कंट्रियों के अंदर एक्सेप्ट करने लग गया है। ब्रिक अपने आप में आपस में एक ब्रिक करेंसी बनाने की बातें चल रही है। तो ये सब चीजें क्या है? रीअलाइनमेंट है। और ये रीअलाइनमेंट आपको इस साल देखने को मिलेगा। इस साल की थीम ही यही है, क्योंकि ये जो छह प्लेनेट पीसीस के अंदर इकट्ठे हुए थे, ये पूरे वर्ल्ड की सारी पावर्स को रीअलाइन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन, अपने को इमीडिएट इम्पैक्ट अगले हफ्ते किस चीज का पड़ेगा। वीनस डायरेक्ट हो रहा है 13 तारीख को। आज 13 तारीख। डायरेक्ट कहां पे हो रहा है? पीसीज के अंदर हो रहा है। पीसीज क्या है? इसकी उच्च की राशि है। और ये यहां पे कब तक रहेगा? 31 मई मई तक रहेगा। 31 मई तक हर तरह के सुख और लग्जरी देने का मालिक शुक्र ग्रह, वीनस, अपनी उच्च की राशि के अंदर फुल पावर के साथ बैठा है। तो इससे क्या होगा? पूरे वर्ल्ड में लग्जरी गुड सेक्टर को स्ट्रेंथ मिलेगी। लग्जरी गुड को स्ट्रेंथ कब मिलेगी? जब आपके पास पैसे आएंगे। अगर पूरी दुनिया में त्राइमाम ही त्राइमाम होता रहेगा तो लग्जरी गुड सेक्टर को तो पैसे मिलने से रहे। और जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपके लुई विटॉन से लेके, रोलेक्स से लेके, डायमंड से लेके, लग्जरी कार्स तक, कोई भी चीज बिकने से रही। तो इसका मतलब है कि ये जब चीजें दिलाएगा, तो इसका मतलब है कि शेयर बाजार के अंदर एक नई ऊंचाइयों की तरफ हम बाजार को जाते हुए देखेंगे। बैंकिंग को स्टेबलाइज कर देगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, और वैल्यूएशन को इंप्रूव करेगा। मरकरी क्या कर रहा है? मरकरी 7 अप्रैल को मार्गी हुआ। आपको याद होगा दोस्तों, मेरा जो लास्ट वीकेंड एनालिसिस का जो वीडियो था, जिस समय एसजीएक्स 650 पॉइंट माइनस थी, तब मैंने खाली इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए कि 7 तारीख को मरकरी मार्गी हो रहा है। 650 पॉइंट माइनस में मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि अगले हफ्ते निफ्टी 1500 से 2000 पॉइंट की तेजी करेगी। और जिस दिन सोमवार को जिस भी भाव में बाजार डिप पे आपको मिले, आपको बाय करना है। लास्ट वीक 1100 पॉइंट निफ्टी के अंदर तेजी आई, और उस तेजी के कारण बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। और कम्युनिकेशन सेक्टर्स के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो गए, बैंकिंग इंप्रूव हो गई, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियरिटी आ गई। कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरिटी आ गई, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
हमने ये पाया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट, भाई कॉन्ट्रैक्ट ही तो है जो ट्रेड वॉर हो रही है, अमेरिका ने इम्पोज कर दिया, तो उसमें अब क्लियरिटी आनी शुरू होगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये बुद्धि का मालिक है, बुद्धि थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। अगर बुद्धि सुधर रही है तो कॉन्ट्रैक्ट क्लियरिटी आ रही है, तो उसने कह दिया अरे नहीं 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 ऐसा मत करो, बाकी दुनिया को 90 दिन का टाइम दे देते हैं निगोशिएशन के लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट में उसको फिर संडे को सैटरडे को बाजार बंद होने के बाद, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया यार, ये गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल होते हैं ना, इन सबको बाजार बंद होने के बाद ही क्लियरिटी क्यों आती है? ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, आप इंडिया के अंदर चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिसीजन ले लो, चाहे आरबीआई के डिसीजन ले लो, चाहे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन ले लो, चाहे फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट देख लो, ये सारे स्टेटमेंट बाजार बंद होने के बाद आए। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सबको ये कई बार समझाने की कोशिश करता हूं कि प्लीज ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि इनमें से कोई भी आदमी आपका हित नहीं चाहता है। हर आदमी अपना खुद के बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसीलिए तो ये डिसीजन सारे होंगे। यहां तक छोड़ो, ये मतलब ये फाइनेंशियल डिसीजन की बात छोड़ो आप, अगर किसी कंट्री को दूसरी कंट्री के ऊपर बम भी गिराने हैं ना, तो वो सैटरडे संडे की रात को ही गिराएगा, ताकि मंडे को बाजार धराशायी हो जाए। इतिहास गवाह है, आप अपने सारे मेजर जितने भी डिसीजन हुए हैं वो सब आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, मेरा अगले हफ्ते के लिए 1500 से 1000 पॉइंट की मैंने निफ्टी की बाय कॉल दी है इंडिया के अंदर, और ये बाय कॉल ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, डाउ जोन्स से लेके निक्काई से लेके डेक्स कैक सबके लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि जो सूरज है ना वो एरीज में जा रहा है 14 तारीख। सूरज जब एरीज में जाएगा तो क्या है, एरीज यानी मेष राशि सूरज की उच्च की राशि है। तो उच्च की राशि के अंदर सूरज जाना, इधर मरकरी का क्या होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड से मार्गी होना, इसका मतलब बुद्धि सही हो गई पहले। फिर उसके बाद में शुक्र का अपनी उच्च की राशि के अंदर रेट्रोग्रेड से मार्गी होना, इसका मतलब लग्जरी के बारे में सोचने लगेगा। तो और इधर सूरज का अपनी उच्च की राशि में चले जाना। सूरज क्या है इस समय जब मीन राशि में है ना, तो ये अनकंफर्टेबल है। क्यों अनकंफर्टेबल है? क्योंकि मीन में इसके साथ कौन बैठा हुआ है? नंबर एक, राहु बैठा हुआ है। राहु की सूरज से बहुत दुश्मनी है। अब आप कहोगे कि राहु की सूरज से क्यों दुश्मनी है? तो इसके लिए आपको सागर मंथन के अंदर, जिसके कारण हमारा ये कुंभ हुआ प्रयागराज के अंदर, 144 साल बाद वाला जो महाकुंभ था, 12x12 की साइकिल के बाद, तो इस कुंभ के अंदर जो अमृत चख रहे थे, भगवान विष्णु जब देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो राक्षस राज उसके अंदर आके रूप बदल के आके सूरज और चंद्रमा के बीच में बैठ गए, और भगवान विष्णु को भी उन्होंने मूर्ख बना के अमृत अपने गले में ले लिया। तभी सूरज और चंद्रमा ने इशारा किया उनको, भगवान विष्णु को, कि यार ये तो राक्षस है और इसने अमृत पी लिया है। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, और गला काटने से जो सर का पार्ट है वो तो राहु है, और जो धड़ है वो केतु है। लेकिन चूंकि अमृत वो पी चुका है, और अमृत पीने के कारण वो अमर हो चुके थे, और चूंकि एक्सट्रीम इंटेलिजेंट एक्सट्रीम पावरफुल ऑलरेडी थे। आप ये सोचो, अगर वो इंटेलिजेंट और पावरफुल नहीं होता तो केवल रूप बदलने से देवताओं के अंदर कैसे शामिल हो जाता? और उसे सारे देवताओं को एक्सेप्ट सूरज और चंद्रमा को छोड़ के सारे देवताओं को अपनी फेक आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगने दिया, और इवन भगवान विष्णु से भी उन्होंने अमृत चख लिया। तो ये जो इम्पोर्टेंस जो स्टोरी है, ये बताती है राहु कितना ज्यादा पावरफुल है। और राहु, चूंकि सूरज ने इशारा किया था कि ये राहु है, तो इसलिए सूरज के प्रति राहु की अ, दुश्मनी है। और इसी के चलते सूर्य ग्रहण को हमारे सनातन एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये माना जाता है कि सूरज को राहु ग्रहण लगा देता है, और चंद्रमा को केतु ग्रहण लगा देता है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है। तो सूरज के साथ बैठा हुआ है राहु, तो सूरज अनकंफर्टेबल है। दूसरा, उसके अनकंफर्टेबल होने का
रीजन क्या है कि वहां पे सूरज के साथ में शनि भी है। शनि और सूरज बाप बेटा है, लेकिन सूरज की दासी पुत्र होने के कारण, दासी छाया का पुत्र होने के कारण शनि और सूरज के अंदर एक इंटरनल रिफ्ट है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। दुश्मनी नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल बिहेवियर रहता है इन दोनों का, सूरज का और शनि का एक साथ एक राशि में आना। तो दो मेजर रीजन ये थे कि पीसीज के अंदर पिछले एक महीने में, 14 अप्रैल को ये चेंज होगा, तो पिछले महीने की होली से ये इस पीसीज राशि के अंदर है। यहाँ पे मौजूद जो बाकी तीन चार प्लेनेट और हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वहां पे शुक्र ऑलरेडी मौजूद है, वहां पे बुध मौजूद है, और बुध, शुक्र, सूरज और चंद्रमा, राहु और शनि, ये छह प्लेनेट एक साथ इकट्ठे हैं पीसीज में। तो राजा भीड़ के अंदर कभी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता है। राजा को लगता है यार ये क्या, चारों तरफ भीड़ भक्कड़ हो गया है। तो किंग्स को हमेशा चाहिए बड़े बड़े महल के अंदर शांति से वो अपने अकेले कमरे में बैठते हैं, तब उनकी बुद्धि चलती है, तब वो गवर्नेंस को ध्यान दे पाते हैं। तो ये अब क्या हो रहा है, यहां से निकल के ये जा रहे हैं एरीज राशि में। एरीज किसकी राशि है? उच्च की राशि है, मंगल की। मंगल की राशि के अंदर सूरज उच्च के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सूरज राजा है, मंगल उनके सेनापति है। भाई, सबसे ज्यादा राजा की खातिर कौन करेगा? सेनापति करेगा। और सेनापति के घर में जाके राजा अपने आप को सिक्योर फील करेगा, क्योंकि ही मंगल क्या है? उसका बेस्ट बॉडीगार्ड है। जो राजा उसका, भाई सेनापति का तो एक ही मूल कर्तव्य है ना, राजा की रक्षा करना। जब राजा की रक्षा हो रही है तो राजा कंफर्टेबल है। अब राजा कंफर्टेबल है, तो अब राजाओं के डिसीजन राजाओं की तरह होंगे। ये राजाओं की तरह जब डिसीजन लेगा तो ये क्या करेगा? बाजार को इंप्रूव करेगा। बाजार आ, अच्छी अच्छे ग्रोथ की तरफ जाएगा। जो भी डिसीजन है वो जनता के फेवर में आएंगे, और आपको लगेगा कि जो जो भी राजाओं के दुश्मन है उनके लिए बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इसका क्लासिक एग्जांपल है कि इंडिया के अंदर तसोवुर राणा को, जो कि बॉम्बे बम ब्लास्ट के पीछे का मास्टरमाइंड था, उसको अमेरिका से एक्सट्रेडिट कर दिया गया। इंडिया में उसके ऊपर वो अब किन किन लोगों के नाम लेगा, उन लोगों का तो हार्ट वैसे ही सिंक हो रहा है। गवर्नमेंट अपनी फुल पावर से जो भी लोग भारत की शांति और अखंडता को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके पीछे पड़ी हुई है। और पॉलिटिकल तृणमूल, जो सारी पार्टियां जितनी भी हैं जो कि पॉलिटिकल अपोजिशन दे रही हैं, उनके लिए गवर्नमेंट के साथ के अगेंस्ट में काम करना मुश्किल होता जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूरज एरीज राशि के अंदर आ रहा है और यहाँ अगले एक महीने तक रहेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 14 अप्रैल से 15 मई, 15 मई को जुपिटर मिथुन राशि में आ जाएगा, और 18 मई को राहु और केतु भी अपनी अपनी राशि बदल लेंगे। राहु अपनी अपनी खुद की राशि एक्वेरियस, जिसका वो कोनर है, उसके अंदर चला जाएगा। तो ये अगला एक महीना आप मान के चलो कि बाजार के लिए अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस है वो है गोल्ड एंड सिल्वर की। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ये आपको बताया था कि जब $3,000 के आसपास में डॉलर में गोल्ड डिप कर 3200 के बाद डिप कर रहा था, तब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये 3400 और 3450 की तरफ बढ़ रहा है। और ये तब मैंने आपको बताया था जब लोगों ने 54,000 सोने आने की भविष्यवाणियां कर रखी है। लेकिन टेक्निकल चार्ट ऐसा नहीं बता रहा है। टेक्निकल चार्ट यही कह रहा है कि अभी सोने में और तेजी बाकी है। चांदी में तो बहुत ज्यादा तेजी बाकी है। इवन प्लेटिनम ग्रुप के मेटल्स जो है उनमें भी तेजी का रुख है, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। एनर्जी मार्केट, एनर्जी मार्केट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है? ये डिमांड डिस्ट्रप्शन हो रहा है। जैसे ही रिसीशन की बात होती है ना, क्रूड तो दम 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 करके गिरने लग जाता है। $72 पे था जिस दिन मैंने वीडियो बना के बोला था कि ये अगर इसने टैरिफ लगा दिया तो क्रूड के
क्या चार्ट बहुत ही बुरी तरह से गिरेगा, $60 तक आ जाएगा। ये 60 छोड़ो, 50-52 तक आ गया। तो डिमांड डिस्ट्रप्शन का जैसे ही होगा आपको होगा, प्रोडक्शन पॉलिसीज जो है वो हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि शनि महाराज ने अपनी राशि बदल ली है, पीसीज में आ गए। शनि जब पीसीज के अंदर आएगा तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में फॉसिल फ्यूल की का यूज बढ़ जाएगा। इसका क्लासिक एग्जांपल है कि अमेरिका ने बरसों बाद कोल बेस जो एनर्जी डिमांड है उसको मीट करने का नया डिसीजन लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि भाई साहब शनि महाराज चले गए पीसीस के अंदर। शनि क्या है? पेट्रोलियम, क्रूड और आयरन, इन तीनों को कंट्रोल करता है। तो ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी से लिंक है। अगर आप इसको टाइमली कोरिलेट करते हो तो यू विल गेट ए वेरी नाइस प्राइस मूव, प्राइस को कंट्रोलिंग मूव आपको देखने को मिलेगा। ये क्रूड मार्केट की डायनेमिक्स है। क्रूड मार्केट की डायनेमिक्स डिमांड एंड सप्लाई पे, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है जो डिमांड क्रूड की है वो तीन बड़ी कंट्रियों की है। पहला अमेरिका, दूसरा इंडिया, तीसरा चाइना। चाइना की भी डिमांड है ना, अगर डिप हुई तो भी क्रूड के अंदर मंदी की संभावना आपको देखने को मिलेगी। क्रूड का ये जो चार्ट है ये करंट डे का चार्ट है। लास्ट कैंडल जो है ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बना रही है। और ये जो जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये एक तरह का लिक्विडिटी स्वीप था, जो इसने नीचे की तरफ जाके सारे स्टॉप लॉस हंट करके आ गया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक बार वापस क्रूड $72 की तरफ अग्रसर रहेगा अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। अब अपन ये समझने की कोशिश करते हैं ये ट्रेड वार है क्या? टैरिफ टैरिफ का जो गेम खेल रहे हैं इस गेम के अंदर हो क्या रहा है? टैरिफ क्या है? कंट्री टैक्स लगाती है अपने यहाँ जो भी इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उस पे। इसलिए ऐसा क्यों करती है? क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट का भाव उनके लोकल प्रोडक्ट से महंगा रहे, इसलिए लोकल इंडस्ट्री बढ़ती रहे। तो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता है। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी भारत के अंदर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेके आया है, तो उसने मोदी जी की ही स्लीव का ये जो तुरुप का इक्का है ये निकाल के ट्रम्प बाबू यूज करना चाह रहे हैं। ये मेक इन अमेरिका को फोकस कर रहे हैं। तो मेक इन अमेरिका तो तभी पॉसिबल है जब इंपोर्ट के ऊपर आप टैरिफ बढ़ा दो। तो इस तरीके से वो इसका ये प्लान है। रिटेलेटरी मेजर क्या है? जब भी कोई कंपनियां एक कंट्री एक दूसरे पे टैरिफ लगाती है तो अदर कंपनी उसके ऊपर काउंटर टैरिफ लगाती है। इससे साइकिल ऑफ एस्केलेटिंग इकोनॉमिक पेनल्टीज बढ़ जाती है। और इसके चलते क्या होता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग रीलोकेशंस होता है और कंज्यूमर प्राइस बढ़ते रहते हैं। टैरिफ कैसे लग रहे हैं इसका एग्जांपल है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मैंने इतना लगाया, तुमने इतना लगा दिया, तुमने इतना लगा दिया। तो चाइना अभी यहाँ पे बैठा हुआ है और अमेरिका यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इस तरीके का टैरिफ वॉर चल रही है। ट्रम्प की टैरिफ की ट्रेड डॉक्ट्रिन क्या है? यूएस चाइना ट्रेड वॉर इज reignited when Trump invoked emergency power to hit all the Chinese import with 10% tariff। ये 10% टैरिफ कब लगाया है उसने? जब उसने कहा कि जो अमेरिका के अंदर फेंटेनिल, जो कि एक ओपिएट बेस एनाल्जेसिक है और जिसको अमेरिका के अंदर बहुत मैसिवली मिसयूज किया जाता है, ड्रग ट्रैफिकिंग का बड़ा पार्ट है फेंटेनिल लगाते हैं वहां पे। उसके कारण उसने कहा कि ये सारी फेंटेनिल चाइना से बन के आ रही है तो मैं चाइना पे 10% टैरिफ ठोक देता हूँ। तो ये उसने 4 फरवरी को किया। चाइना ने भी उसके ऊपर टैरिफ को 15% यूएस गुड्स पे लगा दिया। इसके बाद अगले 2 महीने के अंदर टैरिफ राइज बढ़ते गए और रिटेलिएशन हो गया। फ्रॉम 10% टैरिफ चाइनीज गुड्स से आज की तारीख में 125% अमेरिका ने लगा रखा है चाइना पे। व्हाइट हाउस ने कहा कि टैरिफ इज नाउ 145%। चाइना ने भी काउंटर मेजर करे और यूएस गुड्स के ऊपर 84% से 125% पे ले आया। 10% बेसलाइन टैरिफ है विच सैटरडे से चल रहा है सारे नेशन पे। और बाकी सारों के ऊपर क्या हुआ, 20% टैरिफ यूरोपियन यूनियन पे, 24% जापान पे, 25% साउथ कोरिया पे हैज बीन लोअर्ड। इनको लो कर दिया। और अभी जितना भी टैरिफ लगाया था इसने वो सारा का सारा टैरिफ इसने उठा के
90 दिन के लिए डिफर कर दिया, ये बोला कि आ जाओ बैठ के बात करते हैं। और इसको सुनते ही बाजार ने मैसिव बुलिश अपमूव दिया। टैरिफ पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? जियोपॉलिटिकल लिवरेज लेना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना चाहते हैं, ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहते हैं। अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत मैसिव ट्रेड डेफिसिट है। इनफैक्ट चाइना का पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया के साथ भी बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, इसलिए वो ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश इंडिया के साथ करने की कोशिश कर रहा है, जब उसको अमेरिका से इतने ज्यादा उथल पुथल हो रही है। तो नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्रिटिकल इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजीज को दुश्मनों का हाथ नहीं पड़ने देने के लिए भी टैरिफ लगाए जाते हैं। लेटेस्ट कल रात का ये मैसेज है, ट्रंप ने कह दिया टेलीफोन, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स को रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर निकाल दिया गया। तो इसका ये तभी इस तरह की न्यूज़ें आती हैं जब अंदर खाने में बैठ के दोनों कंट्री बात कर रहे हैं। ट्रंप ने डायरेक्ट जिनपिंग से टेलीफोन पे बात करी है, तो इसका मतलब है कि बातचीत के चैनल खुल गए हैं। और हमें, हमारे यहाँ इंडिया में मंडे को बाजार नहीं खुलेगा, बाजार के अंदर छुट्टी है, ट्रेडिंग हॉलीडे। लेकिन ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के मार्केट खुले हुए रहेंगे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि सोमवार तक बाजार के लिए कुछ और खुशखबरी आ सकती है और बाजार के अंदर मैसिव अपस्विंग होने की संभावना है। यूएस चाइना के जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो क्या है? यूएस इंपोर्ट कितना करता है? $615 बिलियन करता है, जो कि ये 2022 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। और यूएस एक्सपोर्ट कितना करता है? 187 बिलियन चाइना को करता है। तो ऑलमोस्ट जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उसका 3 टाइम्स वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। और चाइना के पास में यूएस डेप्थ कितनी है? $1.2 ट्रिलियन है। जापान सबसे बड़ा कंट्री है जिसके पास में सबसे ज्यादा यूएस ट्रेजरी होल्ड करता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली $1.5 ट्रिलियन। आज ये बीच में बॉन्ड मार्केट में जो उथल पुथल मची उसका कारण ये था कि चाइना और जापान दोनों ही कंट्री ने अपने अपने बॉन्ड डंप करने शुरू कर दिए अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए। तो उसके चलते बॉन्ड यील्ड एकदम से बढ़ गई। तो ये जो बॉन्ड मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल सुनामी लाने की जो कोशिश की गई, उससे आज जापान ने कह दिया कि हम हमारे बॉन्ड नहीं बेचेंगे। तो बॉन्ड मार्केट के अंदर भी कल से आपको, जब बाजार खुलेगा तो आप मान के चलोगे जी, जो जो इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ गई थी वो वापस कम होनी शुरू होगी और बाजार के लिए पॉजिटिव न्यूज रहेगी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फ्लो है वो $36 बिलियन का है। बॉन्ड मार्केट की जो रिएक्शन है जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा था, वो था 10 ईयर यील्ड नीचे जा रही है, 2 ईयर यील्ड ऊपर जा रही है। और ये जो मूव था, 3.5% से 4.5% का जो मूव आया है लास्ट 5 डेज के अंदर, ये डंपिंग ऑफ द अमेरिकन बॉन्ड बाय चाइना, स्पेशली चाइना, मे बी जापान इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। क्योंकि बीच में एक दिन जिनपिंग और जापान के प्रीमियर के बीच में वार्तालाप हुई और दोनों कंट्रियों ने मिलकर रिटेलिएट करने का फैसला किया। तो ये जो बॉन्ड यील्ड इस जगह तक पहुंची है, तो आप मान के चलो कि इस डबल टॉप से ये डाउनफॉल देगी और ये वापस 3.5 की तरफ अग्रसर होने की कोशिश करेगी। डॉलर की स्ट्रेंथ क्या है ट्रेड टेंशन के बीच में? क्योंकि सोने के बाद में अगर किसी किसी चीज को अपन सेफ हेवन स्टेटस दे रहे हैं, तो वो सेफ हेवन स्टेटस डॉलर को दिया गया है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल डिफरेंशियल जो है, हाई यूएस रेट वर्सेस अदर डेवलप्ड इकोनॉमी अट्रैक्ट कैपिटल सीकिंग यील्ड। इकोनॉमिक आउट परफॉर्मेंस हो जाएगी जैसे ही मोर रिजिलियंट इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सुपर पावर हाउस है अमेरिका, और कमोडिटी प्राइसिंग की पावर है। डॉलर डोमिनेटेड कमोडिटी स्ट्रेंथ करेगी तो ऑयल ट्रेड को भी डॉलर के कारण बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कैसे होगा? पीसीज पीसीज क्या है? पीसीज पानी है। पानी में क्या है? दो मछलियां, उसका जो साइन है एक दूसरे के पीछे गोल गोल घूमती है। तो मैंने आपको जब ये 6 प्लेनेट का जो कंजंक्शन पीसीज में हुआ तभी मैंने बताया था कि जो भी वर्ल्ड में कुछ होगा उसके अंदर पानी का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो अब क्या यार, पानी में तो
सुनामी आई या नहीं आई वो तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि कुछ तो अर्थक्वेक जापान वगैरह में आए थे, छोटी मोटी सुनामी आई थी, कुछ पनडुब्बियां और पानी के जहाज समुद्र में एक्सीडेंट हुए हैं। लेकिन वर्ल्ड मार्केट की जो फाइनेंशियल समुंदर है उसके अंदर जरूर सुनामी आ गई। बॉन्ड मार्केट में सुनामी आ गई, एक शेयर बाजार में सुनामी आ गई। तो ये सुनामी सब जो हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है, समुद्र के रास्ते होने वाला है ट्रेड में डिस्ट्रप्शन हो रहा है। तो ये ट्रेड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि टैरिफ जैसे लगे वैसे ही हमें चाइना टू अमेरिका जो एक्सपोर्ट हो रहे थे कंटेनर्स, वो 50% रिडक्शन हो गया उसका। तो ये मैन्युफैक्चरिंग रिलोकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये होने वाली है। तो इंडिया है ना मोस्ट बेनिफिशियल कंट्री है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर सस्ती है, और कटसी नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते आपको इंसेंटिव भी है भारत में आके फैक्ट्रियां लगाने के लिए, और आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स चल रही है। तो ये सब चीजें मिलके भारत को एक पोटेंशियल प्रोडक्शन हब बनाने की तरफ अग्रसर हो रहा है। और ये एक बात इंपॉर्टेंट है, इस बात के चलते भारत के फ्यूचर ग्रोथ को वो बढ़ावा मिलेगा। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाजार के अंदर निवेश भारत में मेंटेन रखना चाहिए। प्राइस इंक्रीज हो जाएगी कंज्यूमर के का प्रति अगर ये सारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई तो, और बिजनेस स्टॉक पाइल इकट्ठे हो जाएंगे कि एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। ये स्टॉक पाइल को बचाने के लिए एप्पल कंपनी ने 6 कार्गो प्लेन भर के एप्पल प्रोडक्ट्स अमेरिका में डेडलाइन से पहले लैंड करा दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। फाइनेंशियल मार्केट सुनामी जो थी, बुल्स को हॉर्न से पकड़ रखा है, और बुल्स कर रहे हैं बुलिश मार्केट का आउटलुक है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है। और ये क्लासिकल डेविल हॉर्न पैटर्न जो कि सूर्य ग्रहण के दिन समुद्र में दिखा था, ये बता रहा था कि यार फ्यूचर यही होने वाला है। सूर्य ग्रहण 29 मार्च को था, मैंने उसी दिन प्रिडिक्ट कर दिया था कि बाजार के लिए यह मामला अच्छा नहीं है, और उसके बाद मार्केट कितना गिरा ये आपको सबको पता ही है। एक्सपोर्ट की डिपेंडेंसी, इग्नो यूरोपियन यूनियन वाले अमेरिका से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप ये मान के चलो ईयू की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। जर्मनी की 40% जीडीपी एक्सपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। यूरोप के छोटे छोटे कंट्री, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये सब भी बहुत सारी चीजें ऑल अक्रॉस वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों एक्सपोर्ट करते हैं, पॉपुलेशन ही नहीं है, खुद का कंजम्पशन बहुत थोड़ा सा है। तो अल्टीमेटली इन्होंने जो अगर प्रोडक्ट हाई एंड प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं तो बेचना ही पड़ेगा। ऑटो इंडस्ट्री, यूरोपियन ऑटो मेकर्स हैं, मर्सिडीज बेंज है, बीएमडब्ल्यू है, और ये जितनी भी हाई एंड कंपनियां हैं, जगुआर लैंड रोवर है जो कि भारत की टाटा मोटर का पार्ट हो गई है, तो ये सारी कंपनियां एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। प्रॉफिट में मार्जिन ऑलरेडी प्रेशर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ईयू ईवी का ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो रहा है। तो लेकिन ये सब चेंजेस के बीच में भी ये अगर टैरिफ और कंटिन्यू रहती है तो ऑटो को नुकसान होगा। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ ऑटो इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि डिफेक्टो अमेरिका के अंदर ट्रम्प के बाद जो सबसे पावरफुल आदमी है वो एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क खुद टेस्ला का मालिक है, और उसको ऑटो इंडस्ट्री के सारे प्रोज एंड कॉन के बारे में पता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इंटेलिजेंट होगा जो अपनी खुद की कंपनी को बर्बाद करने के बारे में सोचेगा। बैंकिंग सेक्टर के रिस्क क्या है कि अगर मान लो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में रिसीशन आता है तो एक बार फिर बैंकिंग इंडस्ट्री फाइनेंशियल्स को हिट पड़ेगा, क्योंकि उनके लोन्स का रीपेमेंट नहीं हो पाएगा। इंडिया का मार्केट क्या है, भारत के अंदर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है, कैसे आ रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बांग्लादेश बर्बाद हो गया है जो कि एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था। चाइना के ऊपर इतने टैरिफ लग गए हैं तो चाइनीज गुड्स जो जा रहे हैं वो। तीसरा फार्मा, पूरे वर्ल्ड की जो बल्क ड्रग फार्मेसी है वो दो ही कंट्रियां हैं, या तो इंडिया है या फिर चाइना है। तो हम लोगों ने बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तगड़ा फोकस किया पिछले 6 महीने 8 महीने से। पता नहीं नरेंद्र मोदी को शायद पहले से सपना आया कि चाइना पे टैरिफ लगने वाला है। और मैंने जो रिसीशन प्रूफ सेक्टर्स की जो सीरीज थी उसके अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी को जब डिस्कस कर रहा था, तब मैंने उस समय भी ये बात बोली थी कि जब भी कभी अमेरिका और चाइना के अंदर ट्रेड वॉर होगी तो उस ट्रेड वॉर के अंदर अगर उन्होंने चाइना के ऊपर
टैरिफ लगाया, तो भारत के फार्मा कंपनियों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी, और ये भारत की फार्मा कंपनियों के लिए बिग पॉजिटिव रहेगा। और अभी भी जो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसके अंदर से फार्मा को एग्जम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि दवा मरता करता करेगा क्या, दवाई तो खानी पड़ेगी ना। बिना बिना दवाई के तो इलाज हो नहीं सकता, इसीलिए इसको रिसीजन प्रूफ इंडस्ट्री के अंदर रखा है कि रिसीजन हो या ना हो, अगर रिसीजन आ भी जाएगा तब भी दवाई तो खानी पड़ेगी। तो इसलिए ये भारत के लिए पॉजिटिव रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। करेंसी प्रेशर रहेगा थोड़ा सा, लेकिन मुझे लग रहा है कि रुपये धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंसर्न रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि भारत क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है इंपोर्ट्स के ऊपर। भारत के जो इंपोर्ट है, हम तो दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, पहला क्रूड और दूसरा सोना। पूरा भारत गोल्ड के पीछे दीवाना हुआ है, पूरे वर्ल्ड के हम सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर हैं। हमारी एनर्जी नीड इतनी ज्यादा है, इसलिए हम दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर के इंपोर्टर हैं, चाहे एलएनजी हो चाहे क्रूड हो। तो ये सब चीजें मेजर हमारा इंपोर्ट है, रादर देन माइनर इंपोर्ट्स में फूड प्रोडक्ट्स मंगाते हैं और अदर हाई एंड गुड्स मंगाते हैं। यूएस इक्विटी मार्केट में डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, टेक के ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है, हेल्थ केयर के ऊपर फर्क पड़ा है, यूटिलिटी पे फर्क पड़ा है, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल एंड मटेरियल्स के ऊपर। ये इस तरीके से अलग अलग कंपनियों के ऊपर जो फर्क पड़ा है वो हमने को देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने एक रिजिलियंस शो करी है, क्योंकि इट इज अ वेरी पावरफुल सेक्टर, और स्पेशली एलन मस्क चूंकि टेक्नोलॉजी कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि टेस्ला का पर मैं एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाने वाला हूँ कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टेस्ला एंड एलन मस्क। मेरे जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, उनके उनकी डिमांड आई मेरे पास में कि सर अमेरिकन मार्केट के अंदर क्या होगा, तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया कि चलो दुनिया के जो सबसे पावरफुल आदमी, बिजनेस वाइज सबसे पावरफुल आदमी एलन मस्क की जन्म कुंडली और टेस्ला की जन्म कुंडली को एनालाइज करते हैं, और उसको टेक्निकल के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि कि वर्ल्ड के अंदर टेस्ला का फ्यूचर क्या है। क्योंकि टेस्ला क्या करता है, फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां बनाता है, ड्राइवरलेस कार बनाने के बहुत करीब है वो। उसकी कार की रियल लाइफ के अंदर ट्रायल्स चल रही हैं, और उसके बाद वो अपने आप को ह्यूमन रोबो रोबोटिक्स के या ह्यूमनॉइड्स के ऊपर उसका बहुत एडवांस रिसर्च चल रहा है। तो देर समय टेस्ला एक रोबो मेकिंग कंपनी की तरह अपना फ्यूचर बनाएगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ग्रोथ आएगी, सेमीकंडक्टर की डिमांड डे बाय डे एआई के कारण और रोबोटिक्स के कारण बढ़ती चली जाएगी, और एआई इन्वेस्टमेंट सर्ज होगा। एआई का मतलब है कि एनवीडिया में अभी वापस तेजी बाकी है। और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी एआई कंपनी है, जो कि मैंने अपने एआई रिलेटेड डिसीजन प्रूफ स्टॉक इन्वेस्टिंग जो वीडियो है उसमें वे बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप लोग देखेंगे तो पता रहेगा। वैसे क्लू बता देता हूँ कि जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनियों को आप लोग जानते हो उनमें से एक नहीं है, उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, जो हिंदुस्तान के अंदर एआई की सबसे बड़ी सिरमौर कंपनी बनने को अग्रसर है। टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न क्या दिख रहा है, एसएनपी के अंदर हेड एंड शोल्डर है, बेरिश रिवर्सल आ रहा है। गोल्ड के अंदर आ, ये ऑलरेडी चार्ट है, इसने क्या क्या है, इस जगह पे ये डबल बॉटम बना के रिवर्सल दिया, और बहुत बढ़िया रिवर्सल दिया है इसने। क्रूड के चार्ट को अगर अपन देखते हैं तो इसने क्या किया है, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, और अभी इस जगह पे इसने इसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद सिल्वर के चार्ट को अगर अपन देखते हैं तो ये सिल्वर के चार्ट ने बुलिश ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट कर रहा है इस जोन को, और ये आगे के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बाकी चार्ट्स के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो एसएनपी के चार्ट के अंदर बॉटम से डबल बॉटम बना के रिवर्सल है, और ये स्ट्रॉन्ग अप मूव की तरफ बता रहा है। जो एसएनपी का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बना रहा है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, जो कि बुलिश रिवर्सल को बताता है।
ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग लास्ट पैटर्न दिख रहा है इसके अंदर। ये तीनों पैटर्न अपने आप में मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव को बताने की कोशिश कर रहे हैं। एसएनपी के बाद नेस्डेक को देखते हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का पैटर्न है, ये बुलिश अप मूव को बता रहा है। और इन सबके बुलिश अप मूव को अगर देखें, अगर आज भी 16,000 देखेंगे तो सबका हाई 20,000 के ऊपर है। ऑलमोस्ट 30% की अपसाइड को एंटिसिपेट कर रहे हैं। डाउ जोन्स 40,000 का ये जो हाई है, इस हाई को क्रॉस करने को अग्रसर है वो। और इस हाई को क्रॉस करने के बाद में वापस 45,000 की तरफ ये अग्रसर होगा। इसने इस इम्पोर्टेंट डबल बॉटम एरिया के ऊपर से रिवर्सल ले रहा है वीकली के ऊपर। डबल बॉटम और डबल टॉप का एक मेरा बहुत ही अच्छा एजुकेशनल वीडियो है, जिसके अंदर 1.5 घंटे की मेरी फ्री ट्रेडिंग क्लास है। उस क्लास को आप देखोगे तो रूल बेस्ड डबल बॉटम और डबल टॉप कैसे ट्रेड करते हो वो आपको देखने को मिलेगा। जुपिटर ने क्या किया है, एसेलरेटेड ट्रांजिट करेगा जेमिनी के अंदर, और ये ट्रांजिट 15 मई को आने वाला है। और इस 15 मई से ग्रोथ एसेलरेशन होगी, और सस्टेनेबिलिटी हाई स्पीड के कारण थोड़ा सा रिस्क है कि यार वॉलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन दूसरा रिस्क ये है कि जुपिटर जब भी अतिचारी होता है तो लड़ाई झगड़ा होने की संभावना पूरी रहती है। तो पूरे वर्ल्ड में अब एक ही नई लड़ाई होने की बाकी है, वो है अमेरिका और ईरान की लड़ाई। अगर वो होती है तो शेयर बाजार के अंदर एक बार फिर मैसिव सेल ऑफ आने की संभावना रहेगी। उसको भी हमें बैकअप माइंड के अंदर रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या है, ये जो सारा उथल पुथल वाला माहौल है इसमें डाइवर्सिफिकेशन करके रखना चाहिए। अब एक ही जगह पे अपने सारे अंडे नहीं डाल देने चाहिए, और डिफेंसिव पोजीशंस रखनी चाहिए, पोजीशंस हेज रखनी चाहिए आपको। जो भी इंडिया के अंदर फ्यूचर में जिनको बेनिफिट होने वाला है इस सारी लड़ाई झगड़े में, उन कंपनियों और स्टॉक्स को देखना चाहिए और उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। और रिसेशन प्रूफ जो सेक्टर्स हैं उनको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो अवेलेबल है, रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स इन इंडिया 2025 इन्वेस्टमेंट गाइड क्या कहती है। इसके अंदर मैंने आपको 12 रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स के बारे में बताया है। उनके अंदर हर सेक्टर का एक डिटेल वीडियो एनालिसिस भी इस इन्वेस्टमेंट वाले हेडिंग के तहत आपको मिल जाएगा। उसमें हर सेक्टर के दो दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को मैंने डिस्कस किया है, जिनको अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर करते हैं। इसके अलावा मेरी आप लोगों से एक बार फिर ये इल्तिजा है कि आप सब लोग ये रिसर्च करें कि शेयर बाजार को फाइनली कंट्रोल कौन करता है इसके अंदर। क्योंकि जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझे बगैर अगर आप इन्वेस्ट करोगे या निवेश करोगे तो आपको नुकसान होगा। ये एक डिटेल एनालिसिस वीडियो मैंने मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर आप इस चैनल में देखें और इसके अंदर अगर आपको कोई और इनपुट, या आपको लगता है कि कोई और बात इसके अंदर मुझे शेयर करनी चाहिए, या मेरा ज्ञान आप लोग बढ़ाना के अंदर चाहते हैं, तो उसके कमेंट के अंदर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आज बैसाखी के दिन हमने भी हमारे येलो कलर सर के ऊपर बांध बांध के बांगड़ा करने की प्लान कर रखी है। और हम चाहते हैं कि हमारे सारे व्यूअर्स का जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट है वो भी भांगड़ा करके दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। बजरंग बली से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे और मेरे सारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट को तरक्की दे, उनको प्रॉस्पेरिटी दे, और उनके जीवन के अंदर खुशियों की बारिश करे। इसी के साथ एक बार फिर आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, इस डिस्क्लेमर के साथ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। इस चैनल पे जो भी चीजें डिस्कस की है वो केवल एंड केवल एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस की गई है, किसी भी किस्म की बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और आप लोगों से एक बार फिर विनती है कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद आपको इन वीडियो को की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। अगला हफ्ता जो कि मंगलवार से शुरू होगा, उस दिन बजरंग बली आपकी कृपा करें और आपको
दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे। धन्यवाद। संडे का ये दिन आप सभी के लिए शुभ मंगलमय।